नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आज हम इस वीडियो में भारत में चल रही दो न्याय व्यवस्थाओं की या फिर आप कह सकते हैं कि न्याय के नाम पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसमें से एक जो व्यवस्था है वो संवैधानिक तौर पर स्थापित की गई है, ऑथराइज व्यवस्था है, और दूसरी जो व्यवस्था है वो अपने आप इस देश में विकसित हो गई है। इसके पीछे तमाम सारे कारण हैं और एक कारण ये भी है कि जो संवैधानिक तौर पर न्याय व्यवस्था इस देश में स्थापित की गई है वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है या सुचारू रूप से नहीं करती है। वहां लोगों को न्याय मिलने की उम्मीदें कम होती हैं या फिर लोगों के पास उतना पैसे या संसाधन नहीं होते जिससे कि वो उम्मीद कर सके कि उस न्याय व्यवस्था में वो जाकर न्याय प्राप्त कर सके, या फिर दूसरे अन्य कारणों से ज्यादातर देश के जो लोग हैं वो ये जो दूसरी अनऑथराइज व्यवस्था है जिसे आप कंगारू कोर्ट भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से अपने मामलों के फैसले कराने पर या तो मजबूर हैं या मजबूर कर दिए जाते हैं। हमारी इस बात से बहुत से लोगों को शुरुआत में आपत्ति हो सकती है, वो असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप में से ज्यादातर कम से कम 95% लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं वो इस देश की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। आप सब जानते हैं हमारे देश में संविधान के अनुसार न्याय व्यवस्था न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट है जहां 34 जज बैठते हैं और हाई कोर्ट्स की जो स्ट्रेंथ है वो करीब 1150 है, जिसमें से अभी 800 के करीब हाई कोर्ट्स में 25 हाई कोर्ट्स में जज बैठते हैं। 350 के आसपास वहां वैकेंसी है। ये वैकेंसी को लेकर हम तमाम वीडियो में बात कर चुके हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के उनकी जो संख्या है पूरे देश में, उनके जजेस की जो स्वीकृत संख्या है वो करीब 25,500 है। और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को मिला दिया जाए तो टोटल जजेस की संख्या हमारे देश में करीब 26,500 हो जाती है, जिसमें से आज की डेट में अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो करीब 30% के करीब वैकेंसीज तो हाई कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल, और करीब 25% के करीब वैकेंसी लोअर जुडिशरी में है। यानी कि स्वीकृत संख्या जो 26,500 है उसमें से केवल 21,000 जज ही आज की डेट में देश में उपलब्ध है। तो ये तो रही वैकेंसी की संख्या। अगर बात करें पूरे देश में जो हर महीने केसेस आने का जो अभी एवरेज है वो 25 लाख के करीब है। यानी कि आप अगर ये देखें तो 1 लाख केसेस रोजाना हर वर्किंग डे में, अगर 25 दिन का वर्किंग डे रहा है तो देश में रजिस्टर होते हैं, जिसमें से 60 से 70% केस क्रिमिनल होते हैं और 30% के आसपास सिविल केसेस होते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में कंगारू कोर्ट की एक अपनी अनऑथराइज व्यवस्था चलती है और ये व्यवस्था ज्यादातर भारत के तमाम थानों में, पुलिस चौकियों में और इसी तरीके के अन्य जगहों पर चलती है जहां न्याय या फैसला करने वाले लोग होते हैं पुलिस के या तो दरोगा या उससे नीचे के स्तर के अधिकारी, और कभी कभी इसमें इंस्पेक्टर और बड़े लेवल के अधिकारी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। देश में जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट के अंदर, उससे कई गुना ज्यादा केसेस का निपटारा तो देश के थानों में, पुलिस चौकियों में ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है, बिना किसी तारीख के, बिना किसी गवाह के। वहां दोनों पार्टियों को सामने लाकर पुलिस का कोई दरोगा या हवलदार या फिर इंस्पेक्टर उन्हें बिठाता है, उनसे पूछता है क्या क्या मामला हुआ है, क्या क्या है, और वो अपने हिसाब से दोनों पार्टियों के ऊपर आर्थिक दंड लगा देते हैं और मामलों का फैसला वहीं कर दिया जाता है। इसमें सामान्य लड़ाई झगड़े से लेकर जघन्य अपराध तक हो सकते हैं। हत्या के मामलों में भी ऐसे फैसले करा दिए जाते हैं, बलात्कार के मामलों में, तमाम जितने अपराध होते हैं उन सब का फैसला कोर्ट कचहरी के बिना या फिर कहें कि कोर्ट कचहरी से बाहर ही कर लिया जाता है।
और ज्यादातर केसेस जो कोर्ट में भी जाते हैं उनको भी हल्का करने का, कमजोर करने का काम ये जो कंगारू कोर्ट है या इनमें बैठने वाले जो अधिकारी पुलिस वाले होते हैं वो ऑन द स्पॉट कर देते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिमिनल केस हो उसमें सबसे बड़ी पावर अगर देखा जाए तो इंक्वायरी ऑफिसर के पास होती है। अगर वो शुरुआती तौर पर ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देता है, उनको कमजोर करने का काम करता है, तो फिर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना पहुंच जाएं, आप अपराधियों को उतनी बड़ी सजा नहीं दिला सकते जितने कि वो हकदार होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी पिछले दिनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची का रेप हुआ था और उसके बाद पुलिस स्टाफ ने मिलकर और अस्पताल के स्टाफ ने मिलकर और यहाँ तक के राज्य सरकार के भी उसमें इन्वॉल्व होने की बात सामने आई थी। उन सब ने मिलकर केस को इतना कमजोर कर दिया कि वहां पर केवल एक ही अभियुक्त को सजा हो पाई, जबकि उस पूरे मामले में बहुत बड़े स्तर पर लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन चूंकि 3-4 दिनों में सबूतों को मिटा दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, तो ये जो शुरुआती स्तर पर होता है इसमें भी पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बाद में भी सब कुछ पुलिस अधिकारियों के हाथ में होता है, वही इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं और वो अपने हिसाब से या फिर जिस तरीके से उनको चढ़ावा दिया जाता है, जिस तरीके से उनको अर्थदंड उन लोगों से वसूली हो जाती है, तो फिर उसी हिसाब से वो केस को कमजोर या मजबूत करने का काम करते हैं। अब इसको लेकर कहीं भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन पता सबको है। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा दावा है कि कम से कम उसमें से 90 से 95% लोगों ने ये सब देखा होगा, महसूस किया होगा और झेला भी हो सकता है। क्योंकि कभी भी आपकी गलती नहीं है, कोई झगड़ा हो जाता है, चाहे ट्रैफिक में कहीं किसी से झगड़ा होता है, कोई गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी किसी भी तरीके का मामला होता है, और अगर आप पुलिस को एक बार वहां पर इन्वॉल्व कर लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, तो फिर पुलिस का सारा जो जोर होता है वो इसी बात पे होता है कि मामले का निपटारा ऑन द स्पॉट कर लिया जाए, या फिर वहां थाने के अंदर, चौकी के अंदर, या कहीं भी जहां सड़क पे भी ये मामला निपटारा करने के लिए पुलिस दबाव बनाती है। ये कहती है कि आप अगर गवाही दोगे, पहले गवाह लेके आओ। गवाहों से ये कहा जाता है कि तुम्हें बार बार कोर्ट आना पड़ेगा और तुम्हें धमकी मिल सकती है, तुम्हें परेशानी हो सकती है, तो पहले तो गवाहों को वहां से भगा दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जो दोनों पार्टियां होती हैं, जो एक जिनमें से एक अपराधी होता है, दूसरा पीड़ित होता है, फिर उन पर दबाव डाला जाता है और जिस तरीके से जिसकी हैसियत होती है उसके हिसाब से उसको दंडित करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ये हम कोई फिल्मी कहानी या कोई कल्पना आपको नहीं बता रहे हैं, ये भारत के ज्यादातर थानों की, ज्यादातर पुलिस पोस्ट की यही कहानी है। देश के अंदर 17,000 से ज्यादा थाने हैं और करीब 8 से 9,000 तक पुलिस चौकियां भी हैं। तो यानी कि आप अगर देखें तो 25,000 से ज्यादा थाने और पुलिस चौकियां हैं। और अगर बात की जाए पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की, तो उनकी संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा है। तो ये सब के सब अगर आप अनुमान लगाएं तो हर थाने और चौकी पर कम से कम ऐसे रोजाना एवरेजन 8 से 10 केस आते हैं, जिनका निपटारा वहीं की वहीं कर दिया जाता है, जो न तो उनकी एफआईआर लिखी जाती है और ना ही वो मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं। ज्यादातर पार्टियां भी, चाहे पीड़ित हो चाहे फिर अपराधी हो, वो भी वहीं सारे मामलों को निपटाने में ही ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे किसी की जेब कटी हो, आप जेब कटने का केस लेकर जाएंगे तो वहां पर जेब कतरा अगर आपने पकड़ भी लिया है तो उसको मार पीट के उससे पैसे लेकर और आपको आपका पैसा या सामान वापस दिलाकर वहां से भगा दिया जाएगा। यही स्थिति झगड़े के केस में होती है, जो एक्सीडेंट के केस होते हैं उसमें भी यही होता है। तो ऐसे केसेस आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हर थाने और पुलिस चौकी पर एवरेजन 5 से 10 केस रोजाना ऐसे आते हैं। और जो केस रिपोर्ट किए जाते हैं रिपोर्टिंग चौकी पर या थानों के अंदर, उसकी संख्या, जितने केसेस रोजाना आते हैं उसका 20% भी नहीं होती। इसके आप केवल पीड़ित ही नहीं, इस बात को पुलिस वाले भी स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर केसेस को वहीं रफा दफा करने में ही हम लोग जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये सारी
चीजें एक दो जगह देखने के बाद हमने बहुत इस पर रिसर्च किया, तमाम पुलिस वालों से बातें की, तमाम अधिकारियों से इसको लेकर हमारी चर्चा हुई है। बहुत सारे अधिकारी हैं, आईपीएस भी हैं, जिनसे हमारे खूब अच्छे दोस्ताना संबंध रहे। हमारे साथ बहुत से लोग पढ़े, वो बाद में जाकर पुलिस ऑफिसर भी बने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में के कुछ जज भी बने हैं, और कुछ लोग वकालत में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी कल्पना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस देश की बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के जजेस भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ज्यादातर अधिकारी जानते हैं, देश के सारे नेता इस बात को जानते हैं कि जो भी कोर्ट हमारे देश में चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा ऑन द स्पॉट फैसले हमारे देश के थानों और पुलिस चौकियों में हो जाते हैं, जो कभी भी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे दूसरे कारण ये भी हैं कि जो पीड़ित है वो भी समझता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहां से वकील को खरीदने का पैसा लाऊंगा, कहां से मामले को लड़ूंगा, कहां से गवाह लेके आऊंगा। इसलिए जो ये पुलिस का दरोगा या जो हवलदार है जो कुछ कह रहा है उसको मान लेने में भलाई है। अगर मुझे 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए मिल भी रहे हैं तो ठीक है। हत्या के मामलों में भी 1-2 लाख रुपए दिलाकर उन मामलों को निपटा दिया जाता है। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में भी इसी तरीके से मामले निपटाए जाते हैं। जो पीड़ित होता है, पीड़ित पक्ष को कुछ लाख रुपए दिलाकर उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है, उसका मुंह बंद कराया जाता है। फिर चाहे झगड़े का, हत्या के प्रयास का, और यहाँ तक कि हत्या के मामलों में भी जो पीड़ित अगर अच्छे समृद्ध या संपत्तिवान नहीं है तो उसके परिवार को तमाम तरीके से डर दिखाए जाते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको अगर जेल भी हो जाएगी, फांसी भी हो जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा। और इसी वजह से वो लोग झांसे में आ जाते हैं या फिर उनके रिश्तेदारों के माध्यम से उनको झांसे में लिया जाता है और 5-10 लाख रुपए में ये सारे मामले निपटा दिए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में जो 25 लाख केसेस रोजाना हर महीने आते हैं, अगर उनमें वो केसेस भी शामिल हो जाएं जो कि कंगारू कोर्ट में निपटा दिए जाते हैं, जो कि पुलिस थानों चौकियों में निपटा दिए जाते हैं, तो ये जो केसेस की संख्या है कई गुना हो सकती है। 50 लाख या 1 करोड़ महीने का भी हो सकता है। आज देश में 5.5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग हैं, अगर वो केसेस असलियत में सारे केस उसमें शामिल रहे होते, ये जो पुलिस के माध्यम से जो ये एक आप इसको बीच बिचाव कह सकते हैं या मामले रफे दफे कराने का जो व्यवस्था चल रही है, अगर ये नहीं रही होती तो आज देश में पेंडिंग केसों की संख्या 100 करोड़ भी हो सकती थी। क्योंकि ये जो कंगारू व्यवस्था चल रही है, कंगारू कोर्ट की व्यवस्था चल रही है, ये आज से नहीं है, पिछले 40-50 सालों से, या फिर कहे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ये व्यवस्था चल रही है। और लोगों को भी लगता है कि क्या फायदा कोर्ट जाने से, क्या फायदा वहां पे वकील खरीदना पड़ेगा, हमारे पक्ष में फैसला आए या ना आए, यहाँ पर मामला निपटा लो वही ज्यादा बेहतर है। कम से कम फ्री होके दूसरे काम तो कर पाएंगे, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही पिसते रहेंगे। और पहले ये देखने को मिलता था, जब भी किसी को किसी से दुश्मनी निभानी होती थी तो वो उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देता था। फिर लोग अपना कोर्ट कचहरी के चक्कर में घर बार, खेत, पशु सब कुछ बिक जाता था, लोग बर्बाद हो जाते थे। तो अब लोगों को भी ज्यादा प्रैक्टिकली ये समझ में आता है कि किसी भी मामले को, चाहे आप पीड़ित हैं, चाहे या दूसरे ने आपको फंसाया है, तो आज जितना जल्दी हो उसका निपटारा कर लिया जाए। क्योंकि फिर अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी नौकरी की पर बात आ जाती है, कोई इज्जतदार व्यक्ति है, उस पर झूठा आरोप भी लगा दिया गया है, तब भी वो पैसे देकर उस मामले से बचने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे पता है कि समाज में अगर ये बात जाएगी, कोर्ट में बात जाएगी, मीडिया में बात जाएगी, तो उसकी बेइज्जती होगी, जिसको सहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारा इस पूरे मुद्दे के पीछे ये बात रखने का कारण यही है कि अगर हमारे देश की जो अदालतें हैं सही तरीके से काम करें, अगर वो केसेस को सही ढंग से निपटाने का काम करें, लोगों को सही तरीके से न्याय देने का काम करें, तो फिर ये जो कंगारू कोर्ट चल रहे हैं इनमें लोग इतने ज्यादा शोषित नहीं होंगे, इतने ज्यादा उनका पीड़ित नहीं होंगे, उनका फायदा नहीं उठाया जाएगा, उनको लूटा नहीं जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अदालतों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो पुलिस वाले
पुलिसिंग के लिए तैनात किए गए हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो कैसे अपने थानों में, अपनी चौकियों में इस तरीके से कंगारू कोर्ट लगाकर लोगों के फैसले कर रहे हैं और लोग क्यों उनसे फैसले कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो अपराधी है वो तो बचना चाहेगा ही और वो किसी भी हालत में पैसा फेंक कर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, उसका तो एक अलग पक्ष है। लेकिन पीड़ित पक्ष वहां पर इसलिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं दिखती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कपिल सिब्बल या सिंघवी टाइप के, दुष्यंत दबे, प्रशांत भूषण टाइप के वकीलों को खरीदने की हिम्मत या औकात नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि जितनी जल्दी जो भी उसको राहत मिल रही है वही ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वहां कहा जाता है कि बर्बाद हो जाओगे, कैसे करोगे, कैसे जिंदगी चलाओगे, कहां से कमाओगे, क्या करोगे। तो इस तरीके के जो प्रेशर क्रिएट किए जाते हैं इन कंगारू कोर्ट में, उसकी वजह से देश का एक बहुसंख्यक जो तबका है, बहुसंख्यक जो आबादी है, वो बड़े आसानी से इनके द्वारा ऑन द स्पॉट सुनाए गए फैसलों को आसानी से मान लेते हैं, उसकी शिकायत भी नहीं करते हैं। इसको लेकर तमाम बातें हुई हैं, पुलिस सुधारों की बात हुई है, इस पर तमाम सवाल उठे पुलिस सुधारों के, जब भी संसद तक ये बातें जा चुकी है और तमाम ज्यादातर जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी पुलिस के अत्याचारों से पीड़ित हो चुके हैं। बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो भी इस अत्याचार को सह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जब मामला अदालत में जाएगा तो अदालत से भी न्याय मिलने की उम्मीद कम ही है। इसलिए लोग चाहते हैं जो हो गया वो हो गया, अब किसी तरीके से मामले को रफा दफा किया जाना चाहिए। हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर लचर व्यवस्था कहीं है तो वो भारत में है, क्योंकि यहाँ जो लोअर जुडिशरी है उसमें किस तरीके से केसेस का निपटारा होता है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बेल पे बेल दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले लोग 40-40 साल वो जमानत पर रहकर अपनी पूरी जिंदगी ऐश में काटते हैं और बाद में अगर मामला कोर्ट में जाए और वहां फिर यही दलीलें दी जाती है कि अब इस बुजुर्ग हो गया है, इसके खिलाफ हम क्या सजा दें, क्या करें, तमाम दूसरे कारणों से उसको जमानत दे दी जाती है। वो कभी हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाता है, कभी ब्लड प्रेशर का, कभी डायबिटीज का। तो इस तरीके से वो फिर जब एक उम्र हो जाने के बाद में कोर्ट भी मानवीय आधारों पर उसको ऐसे बाहर रख देता है, यानी कि उस व्यक्ति को अगर उसने मोटे स्तर का कोई भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है या बड़ा अपराध किया है और बड़ा चाहे हत्या जैसे दूसरे अपराध किए हैं और अगर किसी तरह उसने पैसा कमा लिया है तो फिर उसको सजा होना भारत में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस देश में कानून की दृष्टि में सब बराबर नहीं है। जबकि संविधान में कहा गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन वास्तविकता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे सारे कारण यही है कि जानबूझकर हाई कोर्ट्स में वैकेंसी रखी जाती है। जैसा हमने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी करीब 20 से 25% वैकेंसी है, हाई कोर्ट्स के अंदर 30% वैकेंसी है। उसके बावजूद हमारे देश के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो काम नहीं करना ज्यादा पसंद करते जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, बल्कि दूसरे कामों को करना पसंद करते हैं। उसी तरीके से भारत की पुलिस है, वो सुरक्षा और पुलिसिंग के कामों को करने की बजाय जज का काम करते हैं, निर्णय सुनाने का, फैसले करने का, निपटारे करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे देश के दूसरे लोगों में भी देखा जाता है, यहाँ के क्रिकेटर क्रिकेट खेलने की बजाय लोगों को जुआ खेलने की सीख देते हैं, उनको गुटखा खाने की सीख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उनको कन्विंस करते हैं। हमारे देश के अभिनेता लोगों को जुआ खेलना सिखाते हैं या फिर उनको कोल्ड ड्रिंक पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये चीजें करते हुए नजर आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जिसका काम है उसको करने की बजाय वो दुनिया के दूसरे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है और ज्यादा रुचि लेता है। यही वजह है कि आज देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, 70,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और रोजाना जिस तरीके से भारत के कंगारू कोर्ट्स के अंदर लाखों केसेस को ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया जाता है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें न्याय तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो पीड़ित होता है उसको भी पीड़ित किया जाता है और जो पीड़क होता है, जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है,
उसको पैसे लेकर आसानी से छोड़ दिया जाता है, यानी कि पीड़क को, अपराधी को दंड नहीं मिलता और जो पीड़ित है उसको पूरी तरीके से न्याय भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम इस कंगारू कोर्ट की व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल लोगों के सामने एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही सोचनीय मुद्दे को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस देश की न्याय व्यवस्था में सुधार हो, कॉलेजियम सिस्टम नाम की असंवैधानिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो कोर्ट्स के अंदर वैकेंसी है वो पूरी हो, पेंडिंग केसेस की संख्या खत्म होनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है और इस पर हम लगातार जुटे रहेंगे। हमारे साथियों के जो कमेंट्स आते हैं उससे हमें बहुत हौसला मिलता है और निश्चित ही हम इस सबको जमीन पर लेकर भी जाएंगे। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम जमीन पर लोगों के बीच जाकर, लोगों के सामने जाकर भी इन बातों को रखेंगे। उसके लिए हम सेमिनार्स आयोजित करने की योजना पर काम कर रहे हैं और आप में से जो लोग इसके लिए तैयार हैं उनके साथ मिलकर हम उनका आयोजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।